आज हम बात करेंगे अर्थ की थ्योरीज के बारे में जो अर्थ के लैंड फॉर्म्स को बताती है। भाई अर्थ का लैंड फॉर्म कैसे काम कर रहा है, कैसे बना है, अर्थ के ऊपर जो चीजें अपीयर होती है कैसे काम करती है, ये इन चार थ्योरी पे डिपेंड है। ये चार थ्योरी कौन कौन सी हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, फिर जिग्सॉ फिट थ्योरी हैरी हेस ने दिया था, ठीक है, फिर सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। मतलब भाई कि ये जो हमारा जो सी है वो बढ़ रहा है, समझते हैं कि कैसे। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ्रेड वैगनर की। अल्फ्रेड वैगनर ज्यादा नहीं है यहाँ लिखने के लिए, बस ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ। अल्फ्रेड वैगनर ने सबसे पहले बार जो है अपनी थ्योरी में बताया था, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया था। उन्होंने चार मेन ऑब्जर्वेशन किया। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहती है कि समय के साथ साथ कॉन्टिनेंट्स ने फ्लोट होना शुरू किया, ठीक है। पहले पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको बोलते थे यहाँ पर पेंजिया, ठीक है, और एक पूरा एक सुपर ओशन होता था जिसको बोलते थे पेंथालस। सब बोलते क्या थे, नाम दिया गया, तब तो ह्यूमन नहीं थे, ठीक है, बाद में उसको नाम दिया गया। तो फिर बाद में कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जाने लगे। इन्होंने उस बात को साबित किया चार ऑब्जर्वेशन से। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन थी? ये वाली। उन्होंने ये बताया कि जो जिग्सा फिट है, इसी को जिग्सा फिट थ्योरी भी कहा जाता है, कि अगर सभी कॉन्टिनेंट को आपस में मर्ज कर देंगे तो वो मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है, ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये वाला, तो अगर इसको साउथ अमेरिका में फिट कर देंगे, पढ़ा था ना साउथ अमेरिका का मैप, देखा कि नहीं आप लोगों ने? देखा नहीं होगा, आप मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं तोड़ सकते, मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको मर्ज कर देंगे तो ये आपस में मर्ज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ मेडागास्कर है, अगर मेडागास्कर को उठा के वापस कर देंगे तो यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। इंडिया को ले आएंगे तो इंडिया इस पार्ट में मर्ज हो जाएगा। इंडिया यहाँ से निकला एक्चुअली, ठीक है। तो इसको जिग्सा फिट बोला जाता है, राइट, क्लियर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये बताई कि एक जैसी एज की रॉक्स देखने के लिए मिलती है डिफरेंट पार्ट में। उन्होंने बताया कि जो रॉक्स यहाँ नॉर्थ अमेरिका में देखने के लिए मिल रही हैं, वही की वही यहाँ पर यूरोप में देखने के लिए मिल रही है। एक्चुअली में पहले इसमें मूवमेंट इकट्ठा हुआ था, ठीक है, पूरा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका इकट्ठा हुआ करता था, इसको ल्यूरेशिया बोला जाता था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक ही जैसी एज की रॉक्स यहाँ देखने के लिए मिलती है। उन्होंने तीसरे ऑब्जर्वेशन में बताया कि फॉसिल्स एविडेंस, ये जिग्सॉ फिट है, कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इससे मर्ज हुआ था, अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे मर्ज हुए थे। इंडिया भी बाद में अलग चला, ये मेडागास्कर वाला पहले ऐसे हुआ करता था। तो साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में एक जैसे फॉसिल्स, जबकि क्लाइमेटिक कंडीशन एकदम अलग है, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशंस भी अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी फॉसिल्स एक जैसे मिले, ठीक है। तो इस बेसिस पर उन्होंने बताया कि जो फॉसिल्स मिले हैं उससे पता चला कि कभी आपस में जुड़े हुए, ठीक है। फिर चौथी ऑब्जर्वेशन थी, चौथी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ग्लेशियल एविडेंस बताया जो ट्रॉपिकल लैंड है, ठीक है। ट्रॉपिकल लैंड कैसे है? उन्होंने बताया कि यहाँ पे पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस मिलता है, ठीक है, ट्रॉपिकल लैंड में। जैसे इंडिया में, अब इंडिया में तो ट्रॉपिकल लैंड है, लेकिन वहां ग्लेशियल कैसे मिले? साउथ अमेरिका में भी ऐसा ही, ठीक है। तो उन्होंने इन थ्योरी से इन्होंने अपनी बात को साबित किया, ठीक है। इन्होंने वैसे थ्योरी तो 1911-12 में दे दी थी, लेकिन तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 में, तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उन्होंने लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर 1920 में इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव किया, राइट, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? जैसे मैं बता रहा हूँ कि कॉन्टिनेंटल क्या है, कि कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट होना, अर्थ के कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट होना, एक दूसरे से दूर जाना, इसी को उन्होंने ड्रिफ्ट का नाम दिया, ठीक है। एक दूसरे से वो ओशन बेड से दूर हो गए, ठीक है। तो अब वो एक दूसरे से दूर रह गए, ये उन्होंने बताया, ठीक है। हालांकि इसके बारे में पहले अब्राहम ऑर्टिलस थे, उन्होंने भी 1596 में बताया था, लेकिन बाद में इसको अल्फ्रेड वैगनर ने साबित भी किया 1912 में, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि पहले सभी के सभी कॉन्टिनेंट एक ही जगह जुड़े हुए ऐसे, ये कहलाता था पेंजिया। क्या कहलाता था? पेंजिया। फिर इनमें धीरे धीरे क्रैक्स हुए। अब क्या हुआ, एक्चुअली में दो तरह से मूवमेंट हुआ, ठीक है। फिर धीरे धीरे मूवमेंट हुआ 150 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। यानी कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ और साउथवर्ड मूवमेंट हुआ। अब जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ इसको ल्यूरेशिया कहा गया, ठीक है। और जो साउथवर्ड मूवमेंट हुआ उसको गोंडवाना का नाम दिया गया, राइट। लेकिन बाद में ल्यूरेशिया के भी पार्ट हो गए, ल्यूरेशिया से एक हिस्सा ये वाला अलग हो गया, इसको बाद में हमने नाम दे दिया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और आज भी ये वाला हिस्सा जो इकट्ठा जुड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है, जिसमें यूरोप और एशिया है, इसको आज भी यूरेशिया का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आज भी यूरेशिया बोला जाता है, यूरोप और एशिया इकट्ठा जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह से जो है, क्योंकि आपको पता है ना कि आप लोग चाइना से लेके नॉर्थ कोरिया से, साउथ कोरिया से लेके और फ्रांस तक अगर आप चाहें तो आप पैदल या बाई मतलब बाय रोड जा सकते हैं, ठीक है। फिर ये गोंडवाना लैंड में से साउथ अमेरिका बना, ठीक है, अफ्रीका बना, अंटार्कटिका बना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बना और इंडिया बना, ठीक है, ऐसे हुआ। फिर यहाँ पर ये इसमें मूवमेंट हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका बन गया अलग, ये यूरोप और एशिया अलग हो गए, अफ्रीका थोड़ा सा उससे अलग हो गया, फिर साउथ अमेरिका अलग हो गया, नॉर्थ अमेरिका में जाके मर्ज हो गया, अंटार्कटिका हो गया, फिर इंडिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साथ चले थे, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में मिलना था, ठीक है, साउथवर्ड मूवमेंट था जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, लेकिन इंडिया तो इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक जो है, यहाँ पर एक सी होता था जिसको टेथिस नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? टेथिस। तो टेथिस सी, जब ये इंडिया यहाँ पे मर्ज हुआ इस हिस्से में, यहाँ पे जब मर्ज हुआ इस हिस्से में, तो यहाँ पे ये वाले इस कंडीशन में इंडिया बना। तो साउथ इंडिया का जो लैंड है वो अलग है, वो गोंडवाना लैंड कहलाता है, और नॉर्थ इंडिया का जो लैंड है वो टेथिस सी के बेड से निकला हुआ और हिमालय वाला हिस्सा है, ठीक है। मर्ज जब टक्कर हुई जबरदस्त तो हिमालय ही मर्ज हो गया और टेथिस सी पीछे हट गया, ठीक है। अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल को आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हुआ, और जब ये यहाँ से तैर रहा था, फ्लोट हो रहा था लगभग 20 करोड़ साल पहले, यहाँ पे एक रीयूनियन आइलैंड है, ठीक है, आप ढूंढ सकते हैं। तो रीयूनियन आइलैंड से जब इंडिया गुजर रहा था तो वहां पे उसमें वोल्केनिक इरप्शन हो गया, इसलिए पूरा का पूरा साउथ इंडिया जो है बसाल्ट रॉक से बना है, इग्नियस रॉक से बना है, प्राइमरी रॉक से बना है, क्योंकि वहां पर जो है लावा इरप्शन हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से वो रीयूनियन आइलैंड पे जो है वहां निकलने की वजह से वहां पे लावा इरप्शन हो गया। साउथ इंडिया में कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, इसके बावजूद भी पूरा का पूरा साउदर्न इंडिया जो है, जो गोंडवाना लैंड है, वो पूरा का पूरा लावा रॉक से बना है, बसाल्ट से बना है, क्लियर। और ये आज का कंडीशन है, ये आज का फेज है, ठीक है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की अपनी एक अलग पहचान है, इंडिया बाद में आधा उधर से बना और आधा इधर से बना है, मिलके जुड़ के जो है इंडिया बन गया, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है इंडिया की रही, तभी इंडिया मतलब बहुत महान देश है, ठीक है। चलिए आगे। फिर अगली जो थ्योरी आई वो प्लेट टेक्टोनिक की थी। प्लेट टेक्टोनिक में क्या हुआ कि जब ठंडी हो रही थी तो धीरे धीरे नीचे क्रैक्स हो गए, तो प्लेटों में बट गए, तो काफी सारे प्लेट्स में बट गए, तो उनमें मोशन आ गया, ठीक है। जैसे दो मेज मान लीजिए आपस में जुड़ गए, आप उनको खींच दे, अब मोशन आ गया तो वो एक दूसरे से दूर हो गई, तो इस थ्योरी को नाम दिया गया प्लेट टेक्टोनिक। जो जियो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि प्लेट टेक्टोनिक है, और C4 स्प्रेडिंग उसके बाद में वैलिडेट किया गया 1950 से लेके 1960 के बीच में, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो लिथोस्फीयर है, जो सबसे रिजिड आउटर मोस्ट जो शेल है, वो प्लेटों में टूट के एक दूसरे से दूर जा रही है, कहीं पे दूर जा रही है, कहीं टकरा रही है। टकरा क्यों रही है? क्योंकि अर्थ गोल है, कैसी अर्थ गोल है, तो जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो कहीं पीछे कोलाइड भी होती है। कोलाइड में इस तरीके से एक नीचे चली जाती है, दूसरी उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो जब नीचे आती है तो प्लेट नीचे जाके फिर मेल्ट हो जाती है, फिर वो कहीं से जहां से प्लेट दूर जा रही है वहां से मैग्मा के तौर पे अपीयर होने लगती है, ठीक है। इस कंसेप्ट को बाद में सी फ्लोर नाम दिया गया। तो प्लेटों का जो मूवमेंट है उसको प्लेट टेक्टोनिक जो है नाम दिया गया। 3 बाउंड्री बनती है, कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट में मैंने बताया कि प्लेटें आपस में टकराती है ऐसे, ठीक है। फिर दूसरी होती है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, डिवाइड होती है। और ट्रांसफॉर्म में कैसे होती है? प्लेटें आपस में ही रगड़ खा रही होती है, एक दूसरे के पैरेलल रगड़ खाती है, ठीक है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज में जो है बताया गया, और 3 ही मार्जिन होते हैं। यहाँ पे कन्वर्जेंट मार्जिन होता है, ठीक है, डाइवर्जेंट मार्जिन होता है, और ट्रांसफॉर्म मार्जिन होता है, ठीक है। यहीं पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, यहीं पे अर्थक्वेक होता है। जब मैं आपको अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन को कराऊंगा तो उसमें आपको इसको समझा दूंगा कि कैसे किन बाउंड्री पर होता है। लेकिन आप समझिएगा कि हमेशा जो है, जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री है? कन्वर्जेंट बाउंड्री पर ही आपके जो है वोल्केनोज और अर्थक्वेक मैक्सिमम अपीयर होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर बाउंड्री होती है, आपस में रगड़ खाती है, इसी की वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं। कि तीनों में से किसी की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे सैन एंड्रियास है तो उससे ये फॉल्ट जो है क्रिएट होता है, क्लियर। ऐसे प्लेट टेक्टोनिक जो है काम करते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है? डाइवर्जेंट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से दूर होती है, नीचे से मैग्मा बाहर आता है तो नया जो है लिथोस्फीयर बन जाता है, इसके इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव भी बोला जाता है, ठीक है। 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, बता रहा है कि 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, इस तरीके से
जो है ये काम करता है, राइट, ठीक है। फिर उसने कहा कि ये कैसे काम करता है, ये ओशन टू ओशन रिफ्टिंग हो सकती है, क्योंकि दो तरह की प्लेटें होती है, एक होती है ओशनिक और दूसरी होती है जो है वो कॉन्टिनेंटल, यानी कि जिसपे सिर्फ कॉन्टिनेंट बना है, जिसपे कॉन्टिनेंट फ्लोट कर रहा है, दूसरी होती है ओशनिक। तो जब ओशनिक और ओशनिक में रिफ्टिंग होती है, ठीक है, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है उससे सी फ्लो स्प्रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ओशनिक पीछे हटती हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो नीचे से जो है मैग्मा आके धीरे धीरे अपीयर होता है, सी फ्लो स्प्रेड करने लगता है, धीरे धीरे से समुद्र का जो है वो किनारा बढ़ता चला जाता है। ऐसा जो है पैसिफिक अटलांटिक ओशन के बीच में होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये प्लेटें जो है स्प्लिट हो जाती है एक दूसरे से, और यहाँ पे एक रिज बन जाता है। रिज मतलब एक ऐसे छोटे छोटे पहाड़ों का एक लगातार एक पैरेलल एक किनारा बन जाता है, ठीक है, उसको रिज का नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये जो ओशन बेसिन है वो एक्सपेंड होने लगता है और प्लेट का जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इससे छोटे छोटे वोल्केनोज या छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट रिफ्टिंग, यानी कि कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट एक दूसरे से रिफ्ट दूर होने लगता है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री जब काम करती है तो इससे कॉन्टिनेंट स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, और रिफ्ट जो है वो कोलैप्स हो जाती है, तो इससे ओशियन फिल बेसिन बन जाता है। इसको मिड ओशियन रिज का जो है नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री काम करती है, ऐसे होता है। ये बाउंड्री एक दूसरे से दूर जा रही है, आप देख रहे हैं नीचे से मैग्मा आ रहा है और धीरे धीरे ये यहाँ पे एक ऐसे एक बना देता है, इसको रिफ्ट वैली, अगर ये लैंड पर अभी इसको रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका का आप मैप देखेंगे तो उसमें आपको ईस्ट और वेस्ट रिफ्ट वैली दिखाई देगी, जहां पर आपको लेक न्यासा, मलावी, ये सारी लेक देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। फिर प्लेट टेक्टोनिक में ही एक कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, जैसे मैंने बताया, इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हैवी प्लेट है वो लाइट प्लेट के नीचे चली जाती है। ये हैवी, कौन सी हैवी प्लेट होगी? जो प्लेट नीचे होगी, ठीक है। अगर दोनों प्लेटें ओशनिक हैं तो जो प्लेट हैवी होगी दोनों में वो नीचे चली जाएगी। अगर दोनों कॉन्टिनेंटल है तो भी प्लेट नीचे चली जाएगी जो हैवी होगी। लेकिन अगर एक ओशनिक है और एक कॉन्टिनेंटल है तो हमेशा ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट हमेशा ऊपर रहेगी। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो डेंसिटी है वो ओशनिक प्लेट के मुकाबले हल्की होती है, इसलिए ओशनिक प्लेट हमेशा ऊपर मूव करेगी और जो हैवी प्लेट है वो हमेशा नीचे चली जाएगी। अब यहाँ पर भी कुछ कंडीशन होती है। जब प्लेट ओशन टू कॉन्टिनेंट कोलाइड होती है तो हमेशा ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी, ठीक है। या फिर ओशन टू ओशन होती है तब सबडक्शन हो जाता है, ठीक है। सबडक्शन क्यों हो जाता है? क्योंकि जब भी ओशनिक प्लेट नीचे मुड़ेगी तो वो हैवी होगी और अपनी बाहर से बेंड हो जाएगी और सबडक्ट हो जाएगी मैग्मा में, ठीक है। इससे वोल्केनिक अपीयर होने लगता है। जहां पर ओशनिक प्लेट, हमेशा ओशनिक प्लेट जब भी बेंड होगी वहां वोल्केनिक अपीयर होगा, और जहां पे दोनों की दोनों कॉन्टिनेंटल होंगी वहां पे वोल्केनिक अपीयर होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर होती है, जैसे हिमालय में होता है। हिमालय इसके रिजल्टेड माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। हिमालय में हमेशा ऐसा होता है क्योंकि हिमालय के नीचे दोनों एशियन प्लेट और जो है यहाँ पर इंडियन प्लेट है, जो दोनों की दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंटल है, जिसकी वजह से वहां पे सबडक्शन नहीं होता है। अर्थक्वेक तो आते हैं लेकिन वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे, ठीक है। तो प्लेटों का मोशन जैसे मैंने बताया कि वो ड्राइविंग फोर्स में होती है, ठीक है। मेंटल डायनेमिक्स में होता है, मतलब मेंटल तक जाती है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से होता है और अर्थ रोटेशन की वजह से होता है। तीन की वजह से प्लेटों में मोशन आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दुनिया भर में जो है प्लेटें बटी हुई है, ठीक है। इनमें कुछ मेजर प्लेट है, कुछ माइनर प्लेट है, राइट। जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ कैरेबियन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है, यहाँ ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। साउथ अमेरिकन प्लेट है, स्कोशिया प्लेट है, ये नजाका प्लेट है। यहाँ पे जो साउथ अमेरिका में जो वोल्केनो अपीयर होते हैं वो यहाँ पे नजाका प्लेट की वजह से होते हैं, ठीक है। इंडिया में जो भूकंप आता है वो इंडियन प्लेट की वजह से आता है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये यहाँ पे फूका प्लेट है, ये कोकोस प्लेट है, ठीक है। ये फिलीपींस के साथ लगती हुई प्लेट है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ से भी दिखाई दे रही है आपको। पैसिफिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो ये इस तरीके से ये प्लेट्स जो है ये लगातार मूवमेंट कर रही है। देखिए कहीं पर ये कोलाइड हो रही है, ये देख रहे हैं ना आप, ठीक है, आपस में, और कहीं पे इनमें डाइवर्जेंट हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही है। यहाँ पे दूर जा रही है, यहाँ कोलाइड हो रही है, तो यहाँ कोलाइड हो रही है, यहाँ पर भी कोलाइड हो रही है। कोलाइड हो रही है तो धीरे धीरे इनके जो सी में, ये वाली सारी सी में कोलाइड हो रही है, तो धीरे धीरे कोई ना कोई माउंटेन अपीयर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मल मूवमेंट है सैन एंड्रियास वाली, कैलिफोर्निया के सब पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोलाइड हो रही है तो यहाँ एंडीज माउंटेन आ जा रहा है बाहर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपस में, और ये यहाँ से
जो अरेबियन प्लेट है वो अलग हो रही है अफ्रीकन प्लेट से, तो दूर जा रहे हैं दूसरे से, लगातार जो गैप है वो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये प्लेट जो है ये यहाँ पर काम करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं सी फ्लो स्प्रेडिंग की। अब जो सी फ्लो स्प्रेडिंग जो प्रोसेस है वो मिड ओशनिक रिज में होता है, मतलब नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इससे रिज बाहर आ जाता है, हल्की फुल्की वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और धीरे धीरे रिज बनता है, क्योंकि मैग्मा वाटर के संपर्क में आके इमीडिएट जो है वो ठंडा होने लगता है। ठीक है, फिर जो सी फ्लो स्प्रेडिंग है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में मदद करती है, क्योंकि एक दूसरे से दूर धकेलती है। ठीक है, और जो ओशनिक प्लेट है, जब ओशनिक प्लेट डाइवर्ज होती है और टेंशनल स्ट्रेस होता है तो इससे फ्रैक्चर आ जाते हैं, लिथोस्फीयर में दरारें पैदा हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि सी फ्लो स्प्रेड होने लगता है, नीचे की ओर प्लेट जो है बढ़ने लगती है, मैग्मा के प्रेशर से वो ऊपर आने लगता है, इसी को सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये सी फ्लो स्प्रेड होता है। ये ज्यादातर अटलांटिक के नीचे होता है, इसको ये यहाँ पे ऐसे लगातार ये काम होता रहता है। ठीक है, तो ये मैंने थ्योरीज आपको चारों की चारों समझा दी। आपको जो है इंट्रो आपको जो है मैंने इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज, सी फ्लो स्प्रेडिंग, जिग्सॉ फिट, ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक, तो चारों थ्योरी कवर होगी। ये थ्योरीज ब्रेन में रखिएगा, क्योंकि अर्थक्वेक, वोल्केनो, माउंटेन बिल्डिंग्स में यही थ्योरीज काम आने वाली हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।